नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां हम खबरों को सत्य और तथ्य के पड़ताल के साथ पहुंचाते हैं आप तक, और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स और हम जानते हैं खबर का हर वो पहलू जिसके सच से हम करवाते हैं आपको रूबरू। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त न्यूज पंच में टॉप लाइन्स की तरफ। तो बात होने वाली है यहां पर बरेली को लेकर, जहां हिंसा के बाद जो बरेली में हिंसा हुई है कुछ दिनों पहले, पहला जुमा है, जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इस पर तफसील से लेगी जानकारी कि किस तरह से प्रशासन सतर्क, सजग और मुस्तैद है। और वहीं इसके बाद जिस खबर पर है हमारी पैनी नजर, वो है कि क्रिकेट में अब पीओके की एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री क्या असर डालने वाली है, क्या कहते हैं आईसीसी के नियम, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही साथ रोमांस का शहर पेरिस में जो एफिल टावर है, आखिरकार उसके मुंह पर बड़ा सा ताला क्यों लगाया गया है, बहुत रोमांचक खबर है, इससे भी करवाएंगे आपको रूबरू। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप लाइन की पहली खबर, यानी कि बरेली में जो हाई अलर्ट है उस पर। तो बरेली में हाई अलर्ट है क्योंकि जो हिंसा हुई बीते दिनों, उसके बाद आज पहला जुमा है, जुमे की नमाज है। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और किसी भी तरह का कोई जो भ्रामक हम कह सकते हैं जानकारी वो फ्लोट ना हो, इसीलिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट है उसे बंद किया गया और ड्रोन से तमाम कई अहम इलाके हैं उनकी निगरानी की जा रही है। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे और उन 3 तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से बरेली में हाई अलर्ट है। और आज क्योंकि जुमे की नमाज है और सरकार और प्रशासन सतर्क है, 24 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। धारा 163 जो है वो लागू की गई है और कंट्रोल रूम में जो मॉनिटरिंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं, मुस्तैद हैं। पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती है और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। और साथ ही साथ हम ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन, अगर हम माने कि अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और इसीलिए हमने देखा था कि जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो तमाम इन गतिविधियां हैं उस पर हाई अलर्ट है। आइए रुक करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा हम मामला आपको बता रहे हैं, तो कैसे आज बरेली में हाई अलर्ट है, जहां आज जुमे की नमाज है, 24 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है और सरकार और जो प्रशासन है वो सतर्क है, सजग है, मुस्तैद है। धारा 163 जो है उसे भी लागू किया गया। 24 घंटों के लिए इंटरनेट का बंद होना खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में बहुत अहम माना जाता है और कंट्रोल रूम से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर खाकी पहने हुए पुलिसकर्मी आपको मुस्तैदी से नजर आए। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें, पीएसी और आरएएफ की तैनाती भी की गई ताकि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तनावपूर्ण गतिविधि को अंजाम ना दे सके। और ड्रोन से लगातार निगरानी की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी है, जो कि तौकीर रजा है, उनके गुर्गों की धरपकड़ को तेज किया गया। यानी कि तौकीर ने जिस तरह की तकरीरें दी उसके बाद से उनके गुर्गों पर भी दबिश तेज है और लगातार हम देख रहे हैं कि योगी सरकार एक्शन मोड में है और बुलडोजर कार्रवाई भी की गई और धर्म गुरुओं के साथ शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए बैठकें भी जारी की गई हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे इस नमाज को और इस पर जिस तरह से लगातार निगरानी है, क्योंकि पीएसी के जवान सिविल पुलिस की जो हम व्यवस्था में उस सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के लिए लगातार काम करें। तो बरेली से जुड़ा ये पूरा मामला है, लगातार हम इससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आखिरकार किस तरह से फ्लैग मार्च किया गया वो आपको बताएं, क्योंकि सड़कों पर पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। ये फ्लैग मार्च अगर इस तरह का कभी माहौल बनता है तो बेहद जरूरी हो जाता है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का ये फ्लैग मार्च किया गया
पुराना शहर समेत कई स्थानों पर इस फ्लैग मार्च को किया गया और लोगों को यह एहसास करवाया गया कि जुमे की नमाज पर शांति बनाए रखने की अपील की गई। और प्रशासन की सतर्कता से हमने देखा कि कल शांतिपूर्ण तरीके से दशहरे का आयोजन हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाया गया। लेकिन आखिरकार क्योंकि हम बात कर रहे हैं सतर्कता को लेकर, तो कैसे जोन्स में बरेली को बांट दिया गया स्तर क्रियाशील होते हुए। तो सुपर और स्पेशल जोन्स में एसपी और 2 एएसपी और 2 सीओ तैनात किए गए। जोन्स में इसको बाइफरकेट किया गया है। साथ ही साथ स्पेशल जोन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 2 जो सीओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पहला सुपर जोन जो है वो मलूकपुर से बिहारीपुर का जो पूरा क्षेत्र है उसको कवर करने वाला है। ये पहला सुपर जोन है संवेदनशील। दूसरा सुपर जोन इस्लामिया ग्राउंड, कुतुब खाना, 9 महला और नोवेल्टी, इन इलाकों को कवर करेगा। और तीसरा सुपर जोन कोहाड़पीर, कुतुब खाना, बांस मंडल, साहू गोपीनाथ, इन्हें कवर करता हुआ नजर आएगा। और जो चौथा सुपर जोन है वो शाहदाना, ईट पजाया और सिकलापुर को जोन्स में डिवाइड करने से काम आसान होता है। और रामेंद्र इस पूरी बड़ी खबर पर जुड़ गए। रामेंद्र, आज का दिन बरेली की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जुमे की नमाज अता की जाएगी, प्रशासन पुलिस सतर्क और सजग। चलिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इबादत का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है किसी धर्म के लिए, उस दिन पुलिस को तैनात होना पड़ता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न हो और लोग चाकू कट्टा बम लेकर पहुंचते हैं इबादत गाह में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी धर्म के लिए शायद इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। और बरेली को आपने बताया, ये सच है कि बरेली में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। आला हजरत संघ ने भी लोगों को आगाह किया है कि आप जाइए और नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाइए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि अफवाह फैलने का कोई विषय नहीं बचा। इंटरनेट बंद है, 4 तारीख तक इंटरनेट बंद है, तो कोई अफवाह फैलाने जैसी स्थितियां नहीं बची हैं। लेकिन तौकीर रजा ने जो गलतियां की हैं उसका दंड पूरी बरेली को भुगतना पड़ रहा है। बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जो कमांड सेंटर है उन कैमरों से निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। और मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हम कहीं कर्फ्यू लगाने नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी हो तो कर्फ्यू लगाएगी सरकार, तो कर्फ्यू नहीं लगेगा। ठोक बजाकर आपको सही किया जाएगा और कानून व्यवस्था से ऊपर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। वो दौर चला गया है जब आपकी गलतियों पर सरकार पर्दा डालती थी, आप आग लगाते थे, हत्याएं करते थे और सरकार को लगता था कि नहीं ये शांतिप्रिय धर्म है और इनके खिलाफ कार्रवाई न हो। वो दौर बीत गया है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी सजग है और बरेली में पुलिस मुस्तैद है, प्रशासनिक अधिकारी तैयार है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। और जिस तरह से जोन्स में डिवाइड किया गया है, 4 जोन में इसका बाइफरकेशन किया गया, रामेंद्र, इससे किस तरह से जो शांति व्यवस्था है उसे कायम करने में मदद मिलती है पुलिस को? देखिए, जब जोन में बढ़ जाता है तो जो पूरी निगरानी है वो अलग अलग सेक्टर के बड़े जोन के बड़े अधिकारियों के पास होती है, कंट्रोलिंग उनके पास होती है, पावर्स उनको डेलीगेट किए जाते हैं और जो निगरानी वो बड़ी सख्त हो जाती है। बरेली के जो 4 जोन है उसके अलावा पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर में भी हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है कि ऐसा नहीं कि बरेली से आग कहीं और जाए, वो नहीं संभव हो पाएगा। तो जो आई लव मोहम्मद का जो ये शुरू हुआ था कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कि लब से शुरू हुआ और विद्रोह तक पहुंच गया, तो उस पर पूरी निगरानी है। और जोन में इसीलिए बांटा गया कि एक बहुत अधिकारी वहां तैनात है और किसी भी समय एक्शन लेने के लिए भी उनको पावर्स डेलीगेट है कि कोई दिक्कत ना हो, कि पता लगे डीएम का इंतजार हो रहा, सिटी मजिस्ट्रेट का इंतजार हो रहा, तो वो इंतजार नहीं होगा। वहाँ सारे अधिकारी तैनात हैं और सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। और तौकीर ने जिस तरह की तरकीन तकरीरें दी, अब उनके गुर्गों पर भी लगातार दबिश जारी है। कहीं ना कहीं साफ सख्त संदेश यूपी सरकार का कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, तौकीर जैसे लोगों को तैयार किया गया। चल अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए तो चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, इन लोगों को तैयार किया गया और ऐसे ही लोगों के नाम पर वोट बैंक लिया जाता रहा, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ से स्पेशल हेलीकॉप्टर जाता था, तौकीर रजा उसमें बैठ के आते थे, क्योंकि उससे वोट बैंक सकता था। लेकिन ये भाजपा सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है। चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वोट विकास के नाम पर दीजिए, सड़क बिजली पानी के नाम दीजिए, कानून व्यवस्था को बेहतर करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेशियो है कम हुआ है तो इसका कारण है कि सख्ती के साथ पालन कराया गया है कानून का, तभी निवेशक आ रहा है, तभी उत्तर प्रदेश में निवेशक पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर होने के कई फायदे हैं। महिलाएं खुलकर सड़क पर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बाजार जा रही हैं, तो चुनौतियां बहुत कम हुई उत्तर प्रदेश के सामने। तो उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति योगी सरकार देगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो रामेंद्र, हम मान सकते हैं कि जो इस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ और योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट और बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये रहा कि किसी भी हाल में यूपी की धरती को गजवे हिंद नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोगों का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश की धरती चारागाह है, गजवाए हिंद है और हम तो आक्रांता हैं, हमारे लिए तो हरम जैसी है। तो वो जो तकरीरें देते थे उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ गई है। आप अगर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करोगे, आप नाले पर कब्जा करोगे तो सरकार तोड़ देगी, बुलडोजर लगा के तोड़ देगी और किसी की नहीं सुनेगी। चाहे विपक्ष ये चिल्लाता रहे कि साहब वहां तो मासूम बच्चे थे, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि मासूम बच्चे तो घर में रहना चाहिए, चाकू कट्टा और बंदूक लेकर के। अगर वो पुलिस को मारने की नीयत से निकलते हैं कि चाहे जो हो जाए सर तन से जुदा कर दीजिए, पुलिस को आज दिखा देना है कि हमारी ताकत क्या है, हैसियत क्या है, तो किसी सरकार से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती है। ये गलतफहमी भी उन लोगों की दूर हो गई है और बुलडोजर ने बताया कि गलती करोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी गलती है तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बरेली के बाद आइए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि वो सुधर नहीं रहा। बात एशिया कप से विश्व कप तक आ गई, लेकिन लगातार पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, क्योंकि अब क्रिकेट में पीओके की एंट्री हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि क्रिकेट में पीओके का क्या काम, लेकिन शायद पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है पीओके जैसे मुद्दे को। अब वो हम जब बात करते हैं खेल की, उसमें भी घसीट कर ले आया। तो आखिरकार क्या है ये पूरा मुद्दा, समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार जो सना मीर हैं उन्होंने किस तरह से जो अपने बिगड़े बोल बोले हैं, वो बिगड़े बोल किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात सना मीर की, पाकिस्तान महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान है सना। अब क्या किया उन्होंने, कमेंट्री के दौरान, जो क्रिकेट कमेंट्री होती है, जहर उगलती हुई नजर आई। उन्होंने नतालिया जो थी उनको ये कहकर बताया कि ये आज़ाद कश्मीर का प्लेयर है। 29 वर्षीय नतालिया हैं और पीओके निवासी पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उस दौरान उन्होंने ये जिक्र छेड़ा है। सना आईसीसी के कमेंट्री पैनल में है और आईसीसी के खेल में कीजिए, आप जब बयानबाजी करते हैं, जब आप कमेंट्री करते हैं तो कुछ नियम होते हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी की मनाही है, यानी ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन अब आईसीसी का जब डंडा चलेगा और वो क्लास लगाएगी तो आखिरकार होना क्या है। तो खेल में राजनीति को लेकर आईसीसी के बहुत सख्त नियम हैं। कमेंटेटर समेत कोई भी राजनीति से जुड़ा कोई बयान नहीं दे सकता। मतलब ये आपका कोई पर्सनल ओपिनियन पेश करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और सना के खिलाफ अब सख्त एक्शन की मांग की गई। दोष अगर सिद्ध होता है तो जो आईसीसी है वो बाहर का रास्ता दिखाने का मादा भी रखती है सना को। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर, जो ये विवादास्पद बयानबाजी सना द्वारा की गई, अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं सना मीर। अब वो बैकफुट पर क्यों नजर आ रही हैं, ये आइए हम समझते हैं। तो विवाद बढ़ने पर, क्योंकि ये विवाद तो होना ही था, इस पर सफाई दी सना ने। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, जो ये उन्होंने उसके बाद एक कह सकते हैं संदेश देने की कोशिश की है कि चुनौतियां और सफर के बारे में बताना इस बयान का उद्देश्य या मकसद था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक महाजन जुड़ गया। अभिषेक, सना बैकफुट पर है,
आईसीसी के नियम आखिरकार क्या कहते हैं और क्यों पाकिस्तान खेल में भी राजनीति को लेकर आ गया। बिल्कुल आंचल, आप देखिए, सबसे पहले तो नतालिया परवेज जो पाकिस्तान की बल्लेबाज हैं, वो खेल रही थी बांग्लादेश के खिलाफ। मैच उनका चल रहा था, वो मैच वो हार गई है पाकिस्तान टीम। बांग्लादेश से उनको हार का सामना करना पड़ा। कमेंट्री के दौरान, वर्ल्ड फीड की जो कमेंट्री होती है वो न्यूट्रल कमेंट्री होती है और न्यूट्रल जो कमेंटेटर्स होते हैं वो करते हैं। तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें आप कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप अगर उनकी कमेंट्री ध्यान से सुनेंगी आंचल, तो सना मीर की जो कमेंट्री है वो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पहले कश्मीर कहा, उसके बाद उन्होंने रुक के फिर आज़ाद कश्मीर कहा। तो जो दिल की बात थी, ऐसा लगता है कि वो जुबान पर आ गई। लेकिन ये जो कमेंट्स हैं ये बिल्कुल सरासर गलत हैं। आप वर्ल्ड फीड पर जो ग्लोबल कमेंट्री होती है उसमें आप ऐसे शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पर फैसला क्या हो सकता है। आंचल, जो ब्रॉडकास्टर टीम होती है वो डिसाइड करती है कमेंट्री पैनल, तो उसमें आईसीसी का रोल नहीं होता। हाँ, उनसे ये पूछा ज़रूर जाता है, जो कमेंट्री पैनल होता है कि ये हमारा कमेंट्री पैनल है, उससे अप्रूवल आता है, उसके बाद ही उसका पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अब इस पर क्या फैसला हो सकता है अगर बीसीसीआई यहां पर कंप्लेंट करे कि ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, पीओके की वो खिलाड़ी हैं, उसके लिए आज़ाद कश्मीर यूज़ किया गया, तो तब आईसीसी वहां पर एक्शन ले सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर चल रहे हैं, एशिया कप से हम देखते आ रहे हैं, पहले हम शेक हैंड कंट्रोवर्सी की बात करें, चाहे हम शूट की बात करें, जो पहले फाइनल से पहले जो शूट होता है दोनों कप्तानों का, चाहे हम ट्रॉफी की बात करें, और मोहसिन नकवी को लेकर पूरा जो मुद्दा नजर आ रहा है, जो मुद्दा जो स्पिल ऑफ हो गया अब आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी, उससे यही नजर आता है कि सना मीर को, हालांकि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जरूर दिया है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी, लेकिन क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है ये काफी नहीं होगा। उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आईसीसी उससे अगर सेटिस्फाई होता है यहां पर, तो हो सकता है कि उनको रिटेन किया जाए। लेकिन जिस तरह की चीजें चलती आ रही हैं, उससे लगता यही है कि सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटा दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि क्रिकेट को गेम ऑफ स्पिरिट कहा जाता है, शायद स्पिरिट का मतलब सना मीर भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब आपको अगली खबर पर जाने से पहले वक्त ब्रेक के उस पार आकर आपको बताएंगे कि आखिरकार एफिल टावर में नो एंट्री क्यों है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद विकास स्वागत, और अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस। अब फ्रांस क्यों? फ्रांस में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल सरकार ने अगले साल का जो बजट है उसमें जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पर खर्च कम करने की योजना बनाई। अब इसी के बाद शुरू हो गए देशव्यापी प्रदर्शन, जहां लाखों लोग जो खर्च कटौती की नीतियां हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फ्रांस के 200 से जो ज्यादा शहर हैं या कस्बे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालात इस कदर खराब है कि दुनिया के अजूबों में शामिल प्यार का सबसे बड़ा मुजस्सिमा एफिल टावर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यानी एफिल टावर पर ताला लगा है। फ्रांस में भयंकर बवाल है, सड़कों पर लगातार लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार एफिल टावर में ये नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा क्यों है, इसे समझते हैं। तो भारी बवाल के बीच एफिल टावर को बंद कर दिया गया। प्यार की निशानी माना जाता है एफिल टावर, क्योंकि सिटी ऑफ रोमांस है पेरिस, वहां पर ताला लगा है। हजारों जो पर्यटक हैं उन्हें निराश लौटना पड़ा, जो वहां पर एफिल टावर के नज़ारे, उस विहंगम छटा को देखने के लिए गए थे। फ्रांस के जो सरकार है उसके खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर आए। बड़े पैमाने पर जो खर्च कटौती की नीतियां हैं उनका खुलकर जनता विरोध कर रही है। बजट में बड़ी कटौती की योजना है। अब सबसे अहम बात यह है कि संसद में बजट बिल पर बहस होनी अभी बाकी है। लेकिन आखिरकार ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें शिक्षाविद शामिल हैं, स्टूडेंट्स हैं,
ये चाहते क्या है, उनकी मांग क्या है, आइए उस मांग पर डालते हैं नजर। तो उनकी मांग ये है कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और जिन पब्लिक सर्विसेज पर हम टैक्सेस को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चों को बढ़ाया जाए, यानी कि जो आपसे लोकहित से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन पर आम जनता का बोझ कम होगा। अमीर पर टैक्स लगेगा तो आम जनता को अपनी जेब से कम देना होगा। साथ ही साथ जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का निर्णय लिया गया उसकी वापसी की भी मांग है और बजट को विस्तृत तौर पर एक योजना के लिहाज से पेश किया जाए। तो आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ एफिल टावर वीरान पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एफिल टावर के सामने लगातार लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको चाहते हैं, उनके साथ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और अच्छा खासा फुटफॉल होता है यहाँ पर। जो तमाम टूरिस्ट हैं उनका हर साल हर रोज, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते बंद पड़ा है इस वक्त एफिल टावर। और इन तस्वीरों के बाद सीधे रुख करेंगे हम हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे का। अक्षय, आखिरकार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से फ्रांस में हो रहे हैं उसकी बलि चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्यार का मुजस्सिमा एफिल टावर जहां इस वक्त ताला लगाए और कई पर्यटक वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा आंचल, एक तरह से प्यार की निशानी कहा जाता है एफिल टावर। लाखों लोग वहां पर एफिल टावर देखने के लिए जमा होते हैं और ये हम एक महीने का आंकड़ा नहीं दे रहे, ये हफ्तों में लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं। कई बार एक दिन में भी कई लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसे में आईफिल टावर के बंद होने से लोगों को निराशा तो हो ही रही है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आईफिल टावर बंद किया गया है वो एक फ्रांस की सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। वो है, जैसे कि आपने बताया अभी, कि जो मांगे हैं वो ये है कि बजट में कटौती ना की जाए सोशल स्पेंडिंग्स को लेकर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो। और यूरोप में हमने देखा है कि कई सारी इन देशों में, यूरोपीय देशों में, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फिर एक तरह से एजुकेशन हो, पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो ऐसे में जिस तरह से एक इकोनॉमिक प्रेशर से पूरा यूरोप इस वक्त गुजर रहा है, हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर हो या फिर अन्य जो वजह है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रेन यूरोपियन इकोनॉमीज के ऊपर है और उसका अब लगता है दारोमदार अब मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर डाल दिया गया है कि आप टैक्सेस तो उतने ही दे, लेकिन हम आपको सुविधाएं कम देंगे। इसके खिलाफ लोग वहां पर एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अमीर लोगों पे टैक्स लगाइए, ना कि मिडिल क्लास जो ऑलरेडी अपने स्ट्रगल कर रहा है बढ़ते खर्चों को लेकर, उनके ऊपर बजट कट लेकर। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ये चीजें चल रही है, आईफिल टावर ठप हो गया है क्योंकि जो वहां पर लोग काम करते हैं वो भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कई सारे लोगों ने साफ तौर पे अपना एक तरह से असहमति जताते हुए सरकार के इस बजट कट को लेकर जाने से मना कर दिया है काम पर। आईफिल टावर को एक तरह से फंक्शनल रखने में समस्याएं आ रही है और इसी की वजह से आईफिल टावर को बंद करना। इसमें एक चीज अगर हम राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, वो इसी वायदे के साथ आए थे कि वो इस टेंशन को खत्म करेंगे, पर ये लगातार एस्केलेट हो रही है और वो बजट भी पेश नहीं कर पा रहे। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत बड़ी पेशानी पर हम कह सकते हैं बल डालने वाली बात है फ्रांस के आगे आने वाले भविष्य पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हमने देखा है कि लगातार एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में बनी हुई है। प्रेसिडेंट मैक्रोन की कुर्सी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है। उनके जो विरोधी दल है वो बार बार उनसे दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। और वो जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में लगातार प्रधानमंत्री भी बदले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जो नए प्रधानमंत्री है वो कुछ नई पॉलिसीज लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह से अस्थिरता है देखते हुए यही लग रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक संकट इस वक्त फ्रांस में बनता नजर आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये और गहन और गहरा होता चला जाएगा। तो एक कंसेंसस हम कैसे बनते हुए देख सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस और सरकार के बीच में अगर हम देखें इस सेतु का काम कौन करेगा, किस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रेड यूनियंस की तरफ से और सरकार की तरफ से हम देख सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, इस मुद्दे से का एक सोल्यूशन एक ही है कि बड़े तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रांस में किए जाए, बड़े तौर पर टैक्स रिफॉर्म्स किए जाए, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की जो यूनियंस है उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनके प्रतिनिधि है, उनको बुलाया जाए, उनकी बात समझी जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए, सरकार उनकी समस्या को निपटारा करने के लिए कुछ सोल्यूशन निकाले।
फंडिंग को ओवरहॉल किया जाए। लेकिन देखिए, अब किसी भी देश में अगर आर्थिक अस्थिरता आती है जी। तो सबसे पहले सोशल सर्विसेज के ऊपर गाज गिरती है, और यही होता फ्रांस में नजर आ रहा है, और इसी को लेकर लोग आक्रोश। बिल्कुल, तो आर्थिक सुधारों की दरकार है और इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रांस का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही हमने अभी कुछ दिन पहले न्यूज पंच में बताया था कि कैसे अमेरिका में भी शटडाउन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल सुबह के न्यूज पंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम की मुलाकात आपसे 2 बजे एक बार फिर से होगी 3 अलग अलग खबरों को लेकर। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।